अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कट टू फीड में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और इको 401 के शॉर्ट लेक्चर का ये जो सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है इससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। इस सिलसिले में हम बात करते हुए आज हम 31वें लेक्चर के तमाम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स जो कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है, ट्रेड बैलेंस क्या होता है, हाउ टू डिटरमाइन नेशनल इनकम, ये मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इंजेक्शन, लीकेजेस अप्रोच जो है, इनके बारे में बात होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक केन्जियन मल्टीप्लायर। केन्जियन मल्टीप्लायर मैं आपको शुरू में ही बता दूं, वो टॉपिक है जो कि इम्तिहान में लाजमी पूछा जाता है और ये सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में तो पूछा ही जाता है। ना सिर्फ यही एक सवाल बल्कि इस लेक्चर से बाकी भी जो सवाल बन सकते हैं या पेपर में आते रहे हैं उन पर भी बात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले लेक्चर की वीडियोस भी आपको मिलती रहे। शुरू करते हैं अपना लेक्चर जनाब। सबसे पहले है इसमें इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। देखिए, इन्वेस्टमेंट कोई भी फर्म करती है तो वो मुस्तकबिल में अपना फ़ायदा कमाने के लिए करती है या फ़ायदे को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करती है। उसके बाद द इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग द फर्म। देखिए, मैं आपको बताऊं, कोई भी फर्म इन्वेस्टमेंट करती है तो उसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो फर्म उधार लेकर इन्वेस्टमेंट करती है। उधार कहाँ से लेगी? बैंक से लेगी। जब फर्म पैसा बैंक से उधार लेती है तो बैंक उस पर लोन, जो वो लोन होता है उस पर इंटरेस्ट लगाते हैं। उस इंटरेस्ट को जो है वो फर्म देख रही होती है लोन लेते वक्त। अगर तो इंटरेस्ट ज़्यादा है तो फर्म क्या करेगी? लोन नहीं लेगी या कम लेगी या हेजिटेट करेगी लोन लेते हुए। जबकि अगर इंटरेस्ट कम है तो फर्म क्या करेगी? जल्दी से लोन ले लेगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है, जो उसे वापस देने पड़ेंगे पैसे वो कम देने पड़ेंगे। ठीक है। अब बैंक से जब फर्म पैसा देती है तो बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है? बैंक से के पास पैसा आता है हमारी सेविंग से। जो हम सेविंग करते हैं वही पैसा बैंक जो है वो फर्म्स को लोन के तौर पर देती है और उस पर क्या करती है? इंटरेस्ट लेती है या सूद लेती है। तो ये ताल्लुक है इंटरेस्ट रेट का उसके साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ। उसके बाद है द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट ऑन सच बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड इज ऑब्वियसली नेगेटिव। साफ सी बात है, वही मैंने बताया जो कि जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा इन्वेस्टमेंट उतनी कम होगी। क्यों? क्योंकि फर्म जो है वो हेजिटेट करेगी लोन लेते हुए, क्योंकि उसे वापस ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे बैंक को। इस वजह से फर्म लोन नहीं लेगी और जब लोन नहीं लेगी तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगी। तो ये नेगेटिव रिलेशन है। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट कम होगी। अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट जिस कदर ज़्यादा होगा इन्वेस्टमेंट कम होगी। ठीक है। तो इसके वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट है, ये इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है। ठीक है। जबकि इसके एक्स एक्सिस पे क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो ये वही रिलेशन बता रहा है कि इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी? कम होगी। देख लेते हैं। ये हमारे पास एक जो है कर्व है इन्वेस्टमेंट की, और ये देखें, ये इंटरेस्ट रेट यहाँ पे है। अगर इंटरेस्ट रेट इतना है तो यहाँ पे ये इससे कट हुई और इसके अगेंस्ट अगर मैं इन्वेस्टमेंट देखता हूँ तो देखें इतनी है। ये ओरिजिन है। ठीक है। ये कम वैल्यू है, ये कम, और ये ज़्यादा वैल्यू है। इसी तरह ओरिजिन के जितना करीब होते हैं वो वैल्यू कम होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये ज़्यादा है। ठीक है। अब जब इंटरेस्ट रेट मैं कम करूँगा, जो कि यहाँ से ड्रॉप होके कहाँ आया? इस मकाम पे आया। ठीक है। इंटरेस्ट रेट हुआ कम तो इसके अगेंस्ट देखें, मैं प्लॉट करता हूँ तो ये यहाँ आ गया, यहाँ इससे ये कट हुआ और ये देखें इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ठीक है। इस एक्सिस पे देखें इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है। तो ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है बनिस्बत इसके के जब ये इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है। और ये कब हुआ? जब इंटरेस्ट रेट यहाँ से कम होकर कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। ठीक है। इतना इंटरेस्ट रेट जब कम हुआ है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई। ठीक है। तो ये सादा सी बात है कि इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी? ज़्यादा होगी। उसके बाद टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, अमूमन पूछ लिया जाता है 2-3 नंबर का सवाल, तो इसमें इतना गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसकी टाइप्स बतानी है। रेजिडेंशियल और ना रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट हो सकती है। रेजिडेंशियल में यही होता है कि घर वगैरह जो बनाए जाते हैं वो रेजिडेंशियल में आती है।
जबकि नॉन रेजिडेंशियल में क्या आता है, जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ बनाई जाती हैं उनकी जो प्रोडक्ट्स होती है उस हवाले से जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो नॉन रेजिडेंशियल होगी। डिमांड फॉर प्रोड्यूसर्स की डिमांड के हवाले से जो इन्वेस्टमेंट होगी वो, और उसके अलावा इन्वेंट्रीज़ अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है तब जो इन्वेस्टमेंट होगी, तो उस सूरत में ये बस 3-4 इसके नाम है, ये याद रख लें। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अमूमन पूछा जाता है 5 नंबर का सवाल, दोनों की तारीफ पूछी जाती है, इंपोर्ट क्या है एक्सपोर्ट क्या है। इंपोर्ट नाम से ही जाहिर है, देखें हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, चीज़ मंगवाएं और पैसा बाहर भेज दें, यह है इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स इसके बिल्कुल मुखालिफ होगी कि हम अपने मुल्क में बनने वाली चीज़ किसी और मुल्क को भेज दें और वहाँ से पैसा मंगवा लें। वैसे इन दोनों पर बात पिछले लेक्चर में भी हो चुकी है, लीकेज इंजेक्शन मॉडल के हवाले से जब बात हुई थी, तो ये दोनों कंसेप्ट्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि इंपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट्स क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, अ कंट्रीज़ इंपोर्ट्स आर रिलेटेड टू लेवल ऑफ इनकम। इसका मतलब ये है कि देखें किसी भी मुल्क के लोग अगर अमीर होंगे, अगर उनकी इनकम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें ख़रीदना शुरू करेंगे। जब उनके अपने मुल्क में अच्छी चीज़ें या मेयारी चीज़ें नहीं बन रही तो वो क्या करेंगे, दूसरे मुल्क से चीज़ें मंगवाएंगे, इंपोर्ट करेंगे। ठीक है। दूसरा जो फैक्टर है वो है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट से सादा सी मिसाल दूँ कि जैसे डॉलर और रुपये का है, यानी $1 जो है वो तकरीबन 300 रुपये का है, तो ये एक्सचेंज रेट कहलाता है। दो मुल्कों के दरमियान अगर इंपोर्ट्स होती है तो ये एक्सचेंज रेट भी बड़ा मानी रखता है। उसके अलावा डोमेस्टिक प्राइस रिलेटिव टू प्राइस इन फॉरेन कंट्रीज़। अच्छा, अब किसी भी चीज़ की जो कीमत है वो अपने मुल्क में क्या है और दूसरे मुल्क में क्या है, सेम चीज़ की। मिसाल दूँ, जैसे HP का लैपटॉप है, स्पेसिफिकेशन सेम है, रैम रोम सब कुछ सेम है, सेम मॉडल है, तो उसकी कीमत पाकिस्तान में क्या है और दूसरे मुल्क में क्या है, तो ये भी बड़ा मायने रखता है। अगर दूसरे मुल्क में मिसाल के तौर पे इंडिया में सस्ता है और एक्सचेंज रेट लगाने के बाद भी वो मुझे सस्ता पड़ रहा है तो मैं बाहर से मंगवाऊँगा, तो इंपोर्ट करूँगा। ठीक है। और उसके अलावा है इंपोर्ट टैरिफ। इंपोर्ट टैरिफ ये होता है कि कुछ एक तरह से ना इंपोर्ट पर ना टैक्स लगाए जाते हैं कि अगर ये चीज़, जैसे लैपटॉप की मिसाल दी, लैपटॉप मैंने मंगवाया, उसके अलावा टैक्स लगाने के बाद भी गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स होते हैं इंपोर्ट्स में, तो टैक्स लगाने के बाद भी अगर लैपटॉप मुझे सस्ता पड़ रहा है पाकिस्तान की निस्बत, तब मैं लैपटॉप मंगवाऊंगा, इंपोर्ट करूंगा, वरना नहीं करूंगा। ठीक है। तो इंपोर्ट टैरिफ इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से कि ये जो है टैक्स होते हैं या कस्टम ड्यूटीज़ होती है। ठीक है। उसके अलावा जो है कोटा होता है किसी भी मुल्क का, कि जैसे मिसाल दी लैपटॉप की, कि किसी भी मुल्क का कोटा है, पाकिस्तान का कोटा है कि 1000 लैपटॉप आप मंगवा सकते हैं इंपोर्ट का, तो उससे ज़्यादा नहीं मंगवा सकते। तो ये कोटा जो है ये महदूद करता है इंपोर्ट्स को। MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है, कोटा जो है वो लिमिट करता है इंपोर्ट्स को, याद रखना। अच्छा जी, ये हो गया इंपोर्ट्स पर जो अवामिल असरअंदाज होते हैं। और उसके बाद है जी ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस इज़ एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स। ट्रेड बैलेंस ये होता है कि जब एक्सपोर्ट्स हमारी ज़्यादा हो और इंपोर्ट्स हमारी कम हो, यानी हम अपने मुल्क से में जो चीज़ें बनती है वो ज़्यादा बाहर भेजें बनिस्बत इसके कि बाहर से चीज़ें मंगवाएं। मतलब बाहर से जो चीज़ें मंगवा रहे हैं वो कम है और जो मुल्क अपने मुल्क से चीज़ें बाहर भेज रहे हैं वो ज़्यादा है। इस सूरत में क्या होगा, जो हमारे मुल्क में पैसा है वो ज़्यादा आएगा बनिस्बत इसके कि जो हमारे मुल्क से पैसा बाहर गया है। समझ आ गई बात? क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं तो चीज़ हमारे पास आ जाती है और पैसा दूसरे मुल्क में चला जाता है, जबकि एक्सपोर्ट में इसके मुखालिफ बात होती है। अ नेगेटिव ट्रेड बैलेंस इज कॉल्ड अ ट्रेड डेफिसिट। तो ये दोनों इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs है, एक वो कोटा वाली उस जो मैंने बताई, उसके अलावा ये ट्रेड बैलेंस वाली और नेगेटिव ट्रेड बैलेंस। फिस्कल पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है कि उसने उसके पास उसके जो रिजर्व्स हैं गवर्नमेंट के, वो पैसा उसने किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से इकट्ठा करना है। टैक्सेस की जो पॉलिसीज़ होती हैं ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है कि गवर्नमेंट ने वो पैसा अनएम्प्लॉयमेंट लोगों पर लगाना है, सब्सिडीज़ देनी है, अपने ज़खायर में रखना है, डिफेंस पे इस्तेमाल करना है पैसा, तो ये फिस्कल पॉलिसीज़ में आता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है T-G। यहाँ पर T जो है ये टैक्स है, जबकि G से मुराद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, वो 5-6 लेजेंड थे कि इनकम को Y से शो करते हैं, सेविंग को X से,
इंपोर्ट को इससे और एक्सपोर्ट को एक्स से, ठीक है। तो ये सारे आपने याद रखने थे, तो ये याद रखेंगे तो ये आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो यहाँ पे जी जो है ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा यानी गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा होगा और टैक्स जो वो लेगी, क्योंकि टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट अपने पास पैसा इकट्ठा करती है और एक्सपेंडिचर में खर्च करती है। जब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है गवर्नमेंट का तो क्या होगा, बजट डेफिसिट होगा, ठीक है। और अगर आपका जो टैक्स है वो ज़्यादा है, दूसरी सिचुएशन इफ़ जी लेसर देन टी, जब आपका टैक्स ज़्यादा है और जो आपकी एक्सपेंडिचर है वो कम है तो क्या होगा, बजट सरप्लस होगा, ठीक है। और अगर जी और टी दोनों बराबर है तो बैलेंस्ड बजट है। याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से ज़्यादा अहम है। उसके बाद है डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। देखिए 45 डिग्री लाइन की मैंने आपको खसूसियत बताई थी कि उसके हॉरिजॉन्टल लाइन पे और वर्टिकल लाइन पे जो पैरामीटर्स होंगे वो दोनों सेम क्वांटिटी से बढ़ेंगे या कम होंगे। ये 45 डिग्री की खसूसियत है। उसके अलावा दूसरा एमसीक्यूज़ इम्पॉर्टेंट है कि 45 डिग्री का जो स्लोप होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। अब इस 45 डिग्री लाइन के साथ जब मैं एडी एग्रीगेट डिमांड या एक्सपेंडिचर कर्व को कट करूँगा तो वो जो है मेरा इक्विलिब्रियम, मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम होगा। और याद रहे कि ये वही पॉइंट होगा जहाँ पर ए एस इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू वाई। पिछले लेक्चर में हम इसकी कैलकुलेशंस कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये वही दोबारा बातें बता रहा है कि जब 45 लाइन के साथ ए डी कर्व कट होगी तो वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम हासिल होगा या इक्विलिब्रियम हमें मिल जाएगा। ये देखें, ये 45 डिग्री लाइन है, ये डॉटेड, ये जो डार्क वाली डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। इसकी खसूसियत में मैंने बताया जिस कदर वैल्यू इसकी वर्टिकल लाइन पे होगी उसी कदर हॉरिजॉन्टल पर होगी। ये देखें, ये इसकी लाइन पे ये इसकी वैल्यू आ रही है 800 और ये इससे कट हुई और ये यहाँ पर भी कितनी आ रही है 800। थोड़ा सा बढ़ा, ये इसकी वैल्यू कितनी हुई 850 और इस जो एक्सेस है इस पर भी इसकी वैल्यू कितनी हुई 850। तो ये स्लोप 1 होता है, ठीक है, ये इसकी बात है। अब दूसरी बात थी कि जहाँ पर 45 डिग्री से ए डी कर्व कट करेगी, एग्रीगेट डिमांड जो है हमारे पास वो यही थी सी आई एन एक्स। एन एक्स से मुराद है नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, कि अगर इंपोर्ट्स जितनी एक्सपोर्ट्स हो रही है उसमें से इंपोर्ट्स में माइनस कर दूँ तो नेट एक्सपोर्ट्स बच जाएगी, तो ये एग्रीगेट डिमांड बन जाती है। तो जहाँ पर ये कट हो रही है वो हमें लेवल बताती है कि ये इक्विलिब्रियम का लेवल है, ठीक है। और जब उसके बाद फिर ये शिफ्ट हुई, जब ये कर्व जो कि दूसरी बारीक डॉटेड लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये शिफ्ट हो गई तो अगला जो इक्विलिब्रियम है वो ये बी है, ठीक। इस पैराग्राफ में वो यही बातें बता रहा है कि एग्रीगेट डिमांड जो थी वो मेरे पास क्या थी, सी आई और जी। यहाँ पे सी हाउस होल्ड सेक्टर की कंजम्पशन है, आई जो है इन्वेस्टमेंट है, फर्म्स की कंजम्पशन कह सकते हैं, जबकि ये जो जी है ये गवर्नमेंट की कंजम्पशन है। पिछले लेक्चर में अगर आपको याद हो तो ये सारी बातें हम क्लियर कर चुके हैं। एक्स माइनस एम जो है ये नेट एक्सपोर्ट्स है, ठीक है, तो ये ए डी है। उसके बाद इस जो पैराग्राफ है इसमें वो यही बातें बता रहा है कि 45 लाइन का जो स्लोप होता है वो 1 होता है और 1 से क्या मुराद है वो मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद वो बता रहा है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम अचीव होगा वो यही इसी पॉइंट पर होगा जब एग्रीगेट डिमांड 45 लाइन से कट करेगी। उसके बाद ये आके एक मिसाल दे रहा है 10 MN की और 5 MN की, 50 MN की, जो भी है वो सादा सी वही बात है। MCQs के हवाले से ये एक इम्पॉर्टेंट है कि एन इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर देयर इज़ अ प्रेशर ऑन प्राइसेस टू राइज। इन्फ्लेशनरी गैप वो दौरानिया होता है जब कीमतें बढ़ने का दबाव होता है कि कीमतें बढ़ाई जाएं, और ऐसी सूरत उस वक्त होती है जब गवर्नमेंट के पास अमूमन जो रिज़र्व्स हैं वो कम हो जाते हैं। उसके अलावा मार्केट का जो फ्लक्स है वो बड़ा मैटर कर रहा होता है इस पर। उसके बाद है जनाब ये सिंपल टेबल जो है, इस टेबल में जनाब हमारे पास मुख्तलिफ कॉलम दिए हुए हैं। एक आउटपुट यानी इनकम दी हुई है, उसके बाद सी कंजम्पशन दी हुई है, इन्वेस्टमेंट दी हुई है, नेट एक्सपोर्ट्स दी हुई है। तो एग्रीगेट स्पेंडिंग फाइंड करनी है, सिंपल है, इन्हें जमा कर देंगे तो एग्रीगेट स्पेंडिंग आ जाएगी। शॉर्टेज और सरप्लस किस तरह से फाइंड होगा, जब एग्रीगेट जो स्पेंडिंग है जो कि सी आई प्लस एन एक्स है, इसमें से जब मैं इनकम माइनस कर दूंगा तो मेरे पास या तो शॉर्टेज आ जाएगी या सरप्लस आ जाएगा। ये देखें, ये 30 आ गया है। तो इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है वो ये होगा 0 वाला,
ठीक है, ना तो कोई शॉर्टेज है और ना कोई सरप्लस है। ग्राफिकली और टेबल के हिसाब से हमने अलजेब्रिक इक्विलिब्रियम पर बात कर ली। अब मतलब एक डिटर्मिनेंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम पर बात की, अब हम अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है। वैसे तो ये पिछले लेक्चर में भी हम देख चुके हैं कि किस तरह से अचीव होता है, लेकिन यहाँ पर भी ए डी जो है हमें पता है वो क्या होती है। सी कंजम्पशन, हाउस होल्ड की कंजम्पशन होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, बिजनेस सेक्टर की और गवर्नमेंट की होती है। ए डी इसके बराबर होता है। एमसीक्यूज या पेपर में भी पूछा जा सकता है कि ए डी फाइंड करे, तो ये 3-4 चीज़ें आपको दे देगा, सबका मजमुआ करना है आपने और ए डी आपके सामने आ जाएगी। जबकि इनकम ए डी के जब बराबर होती है तब क्या होती है, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जनाब ये है कि इक्विलिब्रियम एनालिसिस आल्सो बी डन यूजिंग द इंजेक्शन लीकेज अप्रोच। ये तो हमने 45 लाइन से किया था ना, उसके अलावा इंजेक्शन लीकेज अप्रोच के ज़रिए से भी इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। ठीक है, और इसमें ये है कि पॉइंट वेयर बाय आइडेंटिफाइंग द पॉइंट, इंजेक्शन लीकेज पर कैसे होगा, वेयर द अपवर्ड स्लोपिंग लीकेज फंक्शन SMT यानी सेविंग, इम्पोर्ट्स और टैक्स ये बराबर होंगे किसके, इंटरसेक्ट करेंगे द हॉरिजॉन्टल इंजेक्शन लाइन के। इंजेक्शन लाइन में क्या है, इंजेक्शन में क्या है IGX, इनके जब बराबर हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। सादा सी बात है, जब इंजेक्शन बराबर हो जाएगी लीकेज के तो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। दो तरीके, एक तो 45 डिग्री लाइन के ज़रिए से होता है और दूसरा किससे होता है, इंजेक्शन बराबर हो जाएगी लीकेज के। पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया, आपको पता होना चाहिए इंजेक्शंस क्या हैं, लीकेजेस क्या हैं। और उसके बाद है जनाब ये कंजम्पशन, मिसाल दे रहा है कंजम्पशन फंक्शन, हमें पता है कि C = A + BY। यहाँ पर A वो वैल्यू है कंजम्पशन की कि जो ज़रूर करनी है, चाहे इनकम है या नहीं है, उधार लेकर करनी है, क्योंकि जीने के लिए कंज्यूम तो करना है, खाने के लिए करना है, खुराक पर करना है या अद्वियात पर करना है। तो ये A हमें ये चीज़ बता रहा है, कंजम्पशन लाजमी है। जबकि BY हमें ये बता रहा है कि जिस कदर इनकम बढ़ेगी उस कदर कंजम्पशन बढ़ेगी, अगर इनकम कम हो गई तो जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी। ठीक है, BY ये है। और उसके बाद आगे ये बस वही बात बता रहे हैं, A लेवल ऑफ कंजम्पशन है, Y इनकम है, जबकि B जो है MPC है, यानी डेल्टा Y ओवर डेल्टा C। वो सादा मैंने बता दिया आपको कि इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, कम होगी तो कम होगी। अच्छा, उसके बाद ये इस टेबल से ही वैल्यू उसने उठाकर लिखी हुई है, 650 - 610 C -110। उसके बाद 750 - 7 ये वैल्यूज़ उसने डिफरेंट वैल्यूज़ पुट की है। और उसके बाद फिर जो C आ जाएगा वो हो जाएगा 0.8 Y + 50। ठीक है, अब Y जो है वो हमें पता है किस चीज़ के बराबर है, C + I + NX। ठीक है, तो यहाँ पे C की मुख्तलिफ वैल्यू, C की जो वैल्यू हमने निकाली है ऊपर ये वाली, ये यहाँ पे C इस जगह पर पुट कर देंगे, C की वैल्यू 0.8 + 50। उसके बाद I ये हमने ऊपर टेबल से देखनी है, जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर देखनी है। वैसे तो I की काफ़ी वैल्यू है, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट पर यहाँ पे 100 होगी और NX कितना होगा, 10 होगा। टेबल में आपको एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ, ये देखें, ये 10 है और ये 100 है। ठीक है, तो ये बस इसको सिंपल करेंगे तो Y मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद ये बात मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि जब लीकेज बराबर होगी इंजेक्शन के तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, MCQs के हवाले से भी और पेपर के हवाले से भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 टेबल दिए हैं, उसने मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी है, सेविंग की दी है, इनकम की दी है, इंपोर्ट्स की दी है, इन्वेस्टमेंट की दी है, एक्सपोर्ट्स की दी हैं, मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी हैं। उसके बाद उसने कहा है कि आपने इंजेक्शन फाइंड करनी है, तो इंजेक्शन के लिए जो इंजेक्शन के हिस्से में आती हैं उन चीज़ों को जमा कर लेना है। ठीक है, I, X और G ये इंजेक्शन हैं, जबकि विड्रॉ में है या लीकेज इसमें ये चीज़ें आती हैं, इनको आपस में जमा कर लेना है। उसके बाद डिफरेंस देखना है, जहाँ पे डिफरेंस इनका 0 हो तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। सही है, स्टेबल में याद रहे कि इंजेक्शन की कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है ये, ठीक है, जबकि लीकेज की कर्व जो है ये अपवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम पॉइंट वही होगा जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगी, तो इस मकाम पे ये दोनों कट कर रही हैं। सही हो गया, तो ये है जनाब इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे ये। तो ये 2-3 बातें आपने याद रखनी है। इंजेक्शन की कर्व हॉरिजॉन्टल होती है बिल्कुल, जबकि
जो लीकेज है उसकी कर्व क्या होती है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है, और जहाँ पे ये कट करती है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है केन्जियन मल्टीप्लायर। एमसीक्यूज में पूछा गया है केन्जियन मल्टीप्लायर क्या होता है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी ये केन्जियन मल्टीप्लायर है, याद रख ले, लाजमी पूछा जाएगा। क्वेश्चंस भी आते हैं इसके, मसला कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। पहले पढ़ लेते हैं यहाँ क्या है। ये सादा सी बात है, ये कहना ये चाह रहा है जब आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है तो उससे आपकी इनकम, जिस कदर एग्रीगेट डिमांड आपकी बढ़ती है इनकम आपकी उससे ज़्यादा बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, आगे ये बता रहा है कि एग्रीगेट डिमांड आपकी बढ़ जाए किसी भी वजह से। एग्रीगेट डिमांड जी होती है, आई होती है, और नेट एक्सपोर्ट्स होती है। तो अगर तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा कर दे या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दे जिसकी वजह से आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो मैंने ये बताया कि आपकी जो इनकम है वो फिर मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं आपको बस समझाता हूँ कैसे बढ़ जाती है। अच्छा, ये कहलाता है केन्जियन मल्टीप्लायर। अब बढ़ती कैसे है जनाब, बढ़ती ऐसे है कि देखें, इन्वेस्टमेंट मिसाल ले लेता हूँ कि इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, नई फर्म आई, उसी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ी, या पुरानी फर्म ने नए यूनिट इंस्टॉल किए, उस पर क्या हुआ, जो लेबर उसने रखी, नई यूनिट के लिए लेबर भी रखेगा। जब लेबर उसने रखी तो वो लेबर उसके जिसके पास पहले जो अनएम्प्लॉयड थे उनके पास भी पैसा हो गया, अब वो भी चीज़ें खरीदेंगे। तो इस तरह से, अच्छा, जब वो चीज़ें खरीदेंगे तो मार्केट में और चीज़ें बनेंगी, फर्म सोचेगी और ये देखेगी कि चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं तो हम ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं। जब ये देखेगी फर्म की चीज़ें ज़्यादा बन रही है, ज़्यादा बिक रही हैं, तो मज़ीद फर्म उसमें ऐड होंगी, मज़ीद यूनिट्स लगेंगे, मज़ीद जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड होंगे, नौकरी करेंगे। इस तरह से जो आपकी इनकम है वो उससे लेवल से ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये केन्जियन मल्टीप्लायर कहलाता है कि एक दफ़ा अगर आपने इन्वेस्टमेंट की तो आपकी जो इनकम है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये फाइंड करना आपसे वैसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। सबसे पहले है इनकम का हमें वाई पता है कि क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी एन एक्स, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। कंजम्पशन फंक्शन हमें पता है ए प्लस बी वाई होता है। अब सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं, वाई जो है उसमें, ठीक है। सी की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट की जो कि ए प्लस बी वाई थी, उसके बाद बाकी ये सारा सेम है जो कि ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वाई चूँकि मैंने फाइंड करना है तो बी वाई इसके साथ वाई है तो मैं इसको उठा के इस तरफ ले आऊँगा वाई के साथ। तो वाई ये पहले वाला वाई है, माइनस ये यहाँ पे प्लस का था बी वाई, यहाँ आके माइनस का बी वाई हो जाएगा, बराबर है बाकी बची हुई चीज़ें। मुझे सिर्फ वाई फाइंड करना है तो यहाँ से मैं कॉमन लूँगा, इसमें से मैं क्या कॉमन लूँगा, वाई को मैं कॉमन ले लूँगा। यहाँ से जब वाई निकल गया तो बाकी क्या बचा, एक, ठीक है। और यहाँ से वाई निकला तो बाकी क्या बचा, माइनस बी, सही है। तो ये आ गया। अच्छा, तो उसको फिर एक माइनस बी को ये उठा के मैंने दूसरी तरफ ले आया जो कि यहाँ पे वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैंने उठा के क्या किया, बाहर निकाल लिया, जो कि ये रह गया सिर्फ ये, ठीक है। इसको वैल्यू, इसका नाम दिया मैंने क्या, के, और ये के क्या कहलाता है, केन्जियन मल्टीप्लायर। फिर बता दूं, केन्जियन मल्टीप्लायर हमें ये बताता है कि जिस कदर आपने एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज करवाया तो आपकी इनकम जो है वो उससे डबल ट्रिपल जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब के की वैल्यू हमें हमारे पास आ गई, ठीक है। हमें पता है कि क्या के जो है हमें क्या बता रहा है। अच्छा, आगे वो बता रहा है कि अगर जो है बी की वैल्यू है 0.8, डेल्टा जी जो है वो क्या है, 10 है। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा 1, के इज इक्वल टू 1, ये वाला 1 है और ये 1 आ जाएगा। बी की वैल्यू 0.8 उसने दी है, 0.8, तो जो हमारे पास इनकम में चेंज आएगा वो कितना आ जाएगा, 50 का आ जाएगा, ठीक है। तो जो बात मैंने की है कि जिस कदर मैं अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ाऊँगा थोड़ी सी तो जो इनकम है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, लोग अनएम्प्लॉयड थे, वो भी, उनकी भी नौकरी लग गई क्योंकि नए यूनिट लगे। जब उनकी नौकरी लगी वो भी चीज़ें खरीदना शुरू हो गए, फर्म ने देखा चीज़ें ज़्यादा बनना शुरू हो गई तो फर्म फिर मज़ीद चीज़ें बनाएंगी, मज़ीद लोग ऐड होंगे, फर्म मज़ीद चीज़ें बनाएंगी, मज़ीद लोग ऐड होंगे, इस तरह से इनकम बढ़ती जाएगी, ठीक है। द हायर द वैल्यू ऑफ बी द बिगर द साइज़ ऑफ मल्टीप्लायर। बी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उस कदर जो है वो वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मिसाल से मैंने बता दिया कि देखे एग्रीगेट डिमांड कितनी बड़ी, 10 बढ़ी है, लेकिन
जो आउटपुट इनकम बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, 50 बढ़ी है। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, सवाल के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिवली। तो ये था आज का लेक्चर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।